हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। आज जो द हिंदू और इसमें मतलब करंट में आया है मुद्दा, वो ये है कि बाजरा को एमएसपी देने के बावजूद भी ये इतना ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए बाजरा के फ़ायदे, तो बाजरा पहली चीज़ ये छोटे अनाज में ही गिना जाता है, जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बाजरा में। दूसरा ये होता है कि इसमें जो फ़ायदा होते हैं, पहला तो पोषण युक्त होता है, जैसे गेहूँ, धान, चावल, ये सारी चीज़ें जो है इसमें ज़्यादा पानी की मांग होती है। और ये तो कम पानी में भी अच्छा खासा मतलब उग जाता है, ज़्यादा पानी की तो ज़रूरत नहीं होती। इसमें खर्चा भी कम आता है, क्योंकि अगर आप मतलब जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इनका करते हो तो इसकी सिंचाई के लिए भी ढेर सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें आपको ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। आप ट्यूबवेल हो गया या सिंचाई के और भी कितने जितने भी टूल्स आते हैं, आप उनका यूज़ करते हो। जैसे छोटे किसान हैं, वो उनके पास खुद का नहीं होता तो रेंट पे लेते हैं, उसका भी उनको मतलब पैसा देना पड़ता है। तो इस वजह से इसमें जब वो पानी की खपत इतनी नहीं है, तो इसमें इतना पैसा भी नहीं लगता। दूसरी चीज़ है कि जो बाजरा था उसको इंटरनेशनल लेवल पे इसको दिवस के रूप में घोषित किया गया था 2023 को, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस मनाया गया था, ताकि इसको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रोत्साहन मिल सके और किसान को भी काफ़ी मदद हो सके। फिर भी इसमें समस्या कहाँ आती है? पहली चीज़ तो ये आती है कि जैसे हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति में अनाजों का उत्पादन तो बढ़ा, और उत्पादन बढ़ने के बाद भी फसल चेंज, जो मतलब फसल पद्धति थी उसमें काफ़ी चेंजेस भी आए। और जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल था गाजर घास का, उसकी वजह से कई ऐसी ज़मीनें थी, कई ऐसी फसल थी जो काफ़ी ख़राब हो गई थी। और अगर इसका डेटा देखा जाए तो 1965 से लेके 2000 1965 से लेके 2021-22 का अगर डाटा देखें, तो बाजरा की फसल में 49% तक गिरावट आई है, और जबकि जो जल गहनता वाली फसल है उसमें 60% वृद्धि हुई है, जैसे गेहूँ, चावल आदि। प्लस इसमें लाभप्रदता में भी कमी आई है। लाभप्रदता इन द सेंस, जैसे किसानों को इससे ज़्यादा लाभ लाभ नहीं हो रहा है, तो वो क्यों फसल उगाएगा? ठीक है, किसान जो छोटे किसान हैं, अगर वो इसको उगाते भी हैं और उससे इनको प्रॉफ़िट भी नहीं मिलता, तो फिर उनका नुकसान है, फिर उनकी आजीविका कैसे चलेगी? इसलिए इन वो किसान इन फसलों को उगाने से थोड़ा-सा बचता है। और जो इनकी मतलब गेहूँ, दाल, चावल ये सब है, तो ये सब पे सरकार एमएसपी भी देती है। प्लस इसमें जो है एमएसपी देने के साथ-साथ इसकी मार्केट में डिमांड बहुत है। इसका मतलब इंडिया में तो है ही है, इंडिया के बाहर भी डिमांड है। इस वजह से जिस चीज़ की डिमांड होती है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। वैसे ही जलगहन जो फसलें होती हैं, इनका डिमांड ज़्यादा है। तो इसका समाधान क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ तो इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसको मतलब इसका प्रचार करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इसमें दाल, चावल, गेहूँ और इस सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सबसे मतलब ज़्यादा ये पोषण से युक्त होती है। जो आज मतलब हम इंडिया में देखें तो कुपोषण का स्तर ज़्यादा है। अगर हमें इसे कम करना है तो फिर बाजरा को भोजन में शामिल करना ही पड़ेगा। इससे कुपोषण कम होगा, एनीमिया घटेगा। जो माता गर्भवती हैं या फिर जिनके छोटे बच्चे हैं, 1 साल से भी छोटे बच्चे हैं, तो उनको जैसे बाजरा का हो गया, दलिया टाइप का बना के दे दो, तो वो भी पोषण से युक्त होता है। तो ऐसी चीज़ें हम करके अम, कर सकते हैं, और इसे करने से बाजरा का मतलब बाजरा के बारे में लोगों को जानकारी भी पहुंचेगी, प्लस इससे मांग बढ़ेगी, तो किसान भी इसको फसल उगाने में उनको प्रोत्साहन होगा। आंगनवाड़ी केंद्रों पे आप जैसे आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं, वो महिलाओं और बच्चों को गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण युक्त भोजन मिलता है, जैसे दलिया वगैरह सरकार गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो उसमें बाजरा को भी शामिल करना चाहिए था। जिससे बाजरा को भी अगर शामिल करेंगे, तो इससे
और भी ज़्यादा उनको पोषण युक्त भोजन मिलेगा। प्लस आता है ये क्या बोलते हैं फूड खाद्य प्रसंस्करण के तहत खाद्य प्रसंस्करण के सॉरी फूड प्रोसेसिंग के तहत इसमें मतलब बाजरा से हो गया, रागी से हो गया, इसको जिस तरह हम गेहूँ से ब्रेड में कन्वर्ट करते हैं उसी तरह बाजरा से और भी चीज़ें बना सकते हैं, जिससे इससे भी डिमांड बढ़ेगी। प्लस पीडीएस में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट गेहूँ दाल चावल पीडीएस प्रणाली के तहत लोगों को पहुंचाती है कम मूल्य में, तो वैसे अगर बाजरा और रागी वगैरह को भी पहुंचाएगी तो इसका भी मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। और इसको मतलब और किसानों को थोड़ा सा इसमें एमएसपी और बढ़ाना चाहिए, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। और जिससे हो जाता है तो मतलब जो गवर्नमेंट है इसके उगाने के बाद फसल मतलब काटने के बाद इसके विपणन तक यानी मार्केटिंग तक चीज़ें किसानों के लिए सुलभ बनाए, ताकि इनको बेचने में और परेशानी ना हो। सरकार इनसे खरीद सकती है, जिससे इनको इनका जो लागत मूल्य है वो मिल सके। ऐसे कई प्रयास हैं जो कर सकने से बाजरा भी ग्रो कर सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक ओल्टस डांस। ओल्टस डांस क्या होता है? ये यूरोप का डांस है। इसमें एक लीडर की भूमिका में होती है, एक फॉलोवर की भूमिका में होती है। यानी दिखाना ये चाहते हैं, आप लोग भी देखे होंगे कपल डांस टाइप का ही होता है। ये संघात्मक शासन को दिखाता है कि अगर किसी एक ने हाथ छोड़ा तो दूसरा गिर सकता है, तो दोनों लोग साथ में मिलके ही काम करते हैं। ये चीज़ अगर हम अपने इंडिया में देखें तो स्टेट और सेंट्रल संघात्मक शासन है। इसी तरह इन वोल्टस डांस की ही भूमिका में दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट हो, अगर आपस में बनाकर नहीं चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा तनाव होगा। ठीक है, फिर आते हैं इंडिया इंडिया और अमेरिका रिलेशन पे आते हैं। इंडिया क्या देखते हैं, इंडिया कब कब ग्रो किया है। इंडिया की जो वर्ल्ड जो जीडीपी थी 35% थी 1700 में, फिर 1991 में 1% रह गई। करंट में इसका 4 से 5% तक बढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर आता है अमेरिका का। ये कास्टा प्रतिबंध है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑथेंटिक नहीं लगता कि अमेरिका का कास्टा, ये एक तरह की धमकी है कि अमेरिका काउंटिंग अमेरिका सॉरी काउंटिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रो सेक्शन एक्ट। इसका मतलब ये होता है कि मतलब अगर कोई अमेरिका के साथ बना के नहीं चलता तो ये अमेरिका उस पर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई करती है। जैसे ईरान पे कर चुकी है, नॉर्थ कोरिया पे कर चुकी है, रूस पे कर चुकी है, सॉरी यहाँ रूस होगा, रूस पे कर चुकी है। ठीक है, और इंडिया को भी ऐसी धमकी क्यों मिली? क्योंकि इंडिया रसिया के साथ पहली चीज़ व्यापार कर रहा है, जो कि ये इंडिया का स्वतंत्र फैसला है, वो कर सकता है। प्लस अमेरिका को रूस के साथ रिश्ते पे आपत्ति है और व्यापार करने से इनको आपत्ति है। डाटा लोकलाइजेशन एंड ट्रेड व्यापार, इस पे भी इनको दिक्कत हो रही है। फिर आता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम वर्क प्रॉस्पेरिटी, आईपीएफ। ये क्या है? ये वर्ल्ड जीडीपी का 45% प्रतिनिधित्व करने वाले 1 दर्जन देशों का जो लीडर है वो यूएस है। इसके 4 पिलर होते हैं। कौन कौन से? पहला तो व्यापार, फिर होता है आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन, फिर होता है स्वच्छ ऊर्जा डिकार्बनाइजेशन, फिर आता है ट्रेड एंड भ्रष्टाचार विरोधी उपाय। ठीक है, तो आज इतना ही, क्योंकि यही मतलब करंट अफेयर्स में इतने ही मुझे एडिटोरियल सही लगे तो मैंने बना लिया। आप लोग भी चाहें तो बना सकते हो, नहीं तो फिर जैसा हो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो या आपकी इससे हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।